इमेजिन करो तुम सडनली अपने फादर को खो देते हो और तुम्हारी माँ भी तुम्हें अकेला छोड़कर चली जाती है। रहने के लिए ना तुम्हारे पास घर है ना पैसा और तुम्हारा बचपन खेतों में काम करके बर्बाद हो जाता है और इसी बच्चे को आगे चलकर पिज्जा बेचने पड़ते हैं जिसे वो दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन बना देता है। लेकिन ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सक्सेस स्टोरी नहीं थी। फिर कैसे उसने मल्टीपल स्कैंडल्स फेस किए अपने डेडली ड्राइवर्स और डिस्गस्टिंग वायरल वीडियोस की वजह से, जिसने उसकी पूरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी। ये कहानी भरी पड़ी है लेसन्स, कंट्रोवर्सीज और मल्टीपल ट्विस्ट से। ये कड़वी सच्चाई है डोमिनोज पिज्जा के फाउंडर की, जिसने अपनी लाइफ को 360 डिग्री घुमाकर खड़ा कर दिया दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा एम्पायर। 1937 में टॉम मोनेगन का जन्म एक गरीब परिवार में मिशिगन, अमेरिका में हुआ था। उसके फादर एक ट्रक ड्राइवर थे और माँ नर्सिंग स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। आगे चलकर टॉम और उसके छोटे भाई जिम ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जल्दी ही उसका परिवार बिखरने वाला है और वो बेघर होने वाले हैं। टॉम सिर्फ 4 साल का था जब उसके फादर के पेट में इन्फेक्शन होने से उनकी मौत हो जाती है। घर में कमाने वाला सिर्फ वही एक इंसान था। कुछ ही दिनों में टॉम की मदर अपनी पढ़ाई छोड़कर एक कैमरा कंपनी में जॉब ले लेती है, जहां उसकी सैलरी $27.5 पर वीक थी। जल्दी ही उसे रियलाइज हो गया कि वो दोनों बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती और वो दोनों बच्चों को अनाथालय में भेज देती है। उसका प्लान था कि वो एक हाई पेइंग जॉब लेकर बाद में बच्चों को भी ले आएगी, लेकिन 7 साल निकल जाते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। टॉम और जिम को समझ आ गया था कि अब उनकी लाइफ में सिर्फ अंधेरा है। आगे चलकर वो बोर्डिंग स्कूल में चले जाते हैं, जहाँ बड़े बच्चे उन्हें बुली किया करते थे, जिस वजह से उनके लड़ाई झगड़े होते रहते थे। पर अब तक टॉम डिसाइड कर चुका था कि वो एक दिन दुनिया पर राज करेगा। टॉम जब 12 साल का ही था, उसकी माँ वापस आ जाती है। इनकम इतनी नहीं थी कि वो दोनों का गुजारा ठीक से कर सके, इसलिए टॉम ने अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिए और उसके बाद वो डोर टू डोर वेजिटेबल्स बेचा करता था। इंटरेस्टिंगली उसे इन सब कामों में मजा आ रहा था। वो रात दिन अपने बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोचता रहता। टॉम ने अगले 5 सालों तक जी तोड़ मेहनत करके पैसा जोड़ा, पर अनफॉर्चुनेटली उसने अपनी सारी सेविंग एक पिरामिड स्कीम में लगाकर गवा दी। जब भी वो सोचता कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो जाता और इस सेटबैक के साथ टॉम पैसे कमाने के दूसरे रास्ते के बारे में सोचने लगा। वो पहले न्यूज़पेपर बेचने का काम कर चुका था और इस बार उसने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का फैसला किया, लेकिन उसके पास इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। पर उसने कंपनी को कन्विंस कर लिया कि वो 1 मंथ में ही सेल्स टारगेट पूरा करके दिखाएगा। बहुत जल्दी ही उसने 1000 से ज्यादा कस्टमर बना लिए। उसका आइडिया सिंपल था, न्यूज़पेपर टाइमली डोर स्टेप पर डिलीवर करने का, जिसके लिए वो सुबह 4 बजे उठता। उसके कस्टमर भी उसकी डेडिकेशन से खुश थे। उस वक्त टॉम ये नहीं जानता था कि आगे चलकर वो डिलीवरी बिजनेस को रेवोल्यूशनाइज करने वाला था। टॉम का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, तभी एक दिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके सामने अपने आप आ जाती है। एक दिन टॉम का भाई जिम उसके पास आता है एक कमाल के आइडिया के साथ, वो आइडिया जो सब कुछ बदलने वाला था। टॉम का भाई जिम एक पोस्टमैन था, पर एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो इवनिंग में एक रेस्टोरेंट में काम करता था, जिसके ऑनर का नाम था डोमिनिक देवार्ती। जिम को पता लगा कि रेस्टोरेंट का ऑनर अपना दूसरा रेस्टोरेंट बेचना चाहता था, क्योंकि पिछले 1 साल से वो इस स्टोर पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड होकर $500 में ही उसे बेचना चाहता था। लेकिन इसके साथ $2000 का डेट भी था उस स्टोर पर, जो उस स्टोर के बायर को ही बियर करना था। दोनों कॉस्टिंग के बाद भी जिम को ये स्टोर चीप प्राइस पर फील हो रहा था। जिम इस स्टोर को लेने की एक्साइटमेंट में अपने भाई टॉम के पास जाता है और बोलता है कि हम दोनों मिलकर इस स्टोर को चलाएंगे। उन्होंने स्टोर को शाम 5 बजे से 12 बजे रात तक ही ओपन करने का फैसला लिया, जिससे जिम अपनी पोस्टमैन की जॉब भी कर सकता था और टॉम अपने न्यूज़पेपर बिजनेस के साथ इसे रन कर सकता था। पर
दोनों भाइयों के पास इतनी भी सेविंग नहीं थी कि वो उस स्टोर को खरीद सके। तो जिम ने $900 अपने पोस्ट ऑफिस यूनियन से लोन लिया, जिससे वो अपने इस ड्रीम स्टार्टअप के लिए कैपिटल जुटा लेते हैं। स्टोर का नाम डोमिनिक था, जो उसके ऑनर डोमिनिक डिवार्टी के नाम पर ही था, और टॉम और जिम ने उसी नाम से उस स्टोर को चलाने का फैसला लिया। टॉम ने 2 अनएम्प्लॉयड लोगों को पिज्जा डिलीवरी के लिए हायर किया, वो भी कमीशन बेस्ड, और उन्होंने ऑफिशियली 9 दिसंबर 1960 को अपना पहला डोमिनिक पिज्जा ओपन कर लिया। अपने फर्स्ट वीक में उन्होंने सिर्फ $99 की सेल्स की, जो कुछ खास नहीं था। अगले 6 महीनों में जब बिजनेस नहीं बढ़ता, जिम की एक्साइटमेंट धीरे धीरे फेड होने लगती है और वो स्टोर को कम टाइम देने लगता है, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में आर्गुमेंट्स बढ़ने लगते हैं। एक बार तो दोनों ने गुस्से में एक दूसरे पर प्लेट्स भी फेंक कर मार दी, और इवेंचुअली विदिन 8 मंथ्स जिम, जिसका ये आइडिया होता है, वो क्विट कर देता है, क्योंकि उसको पता था कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसे एफर्ट्स भी ज्यादा देने होंगे और वो किसी भी कीमत पर अपने पोस्ट ऑफिस की जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था। टॉम ने भी डिसीजन लेने में सेकंड नहीं लगाया और जिम को अपनी बीटल वॉक्सवैगन कार देने के लिए एग्री हो गया, जिससे वो पिज्जा की डिलीवरी करने के लिए यूज किया करता था। अब टॉम के पास इस बिजनेस के 100% स्टेक्स थे, और बेचारे जिम को क्या पता था कि जिस ओल्ड कार के लिए वो अपना 50% ओनरशिप छोड़ रहा है, वो आगे चलकर बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बनने वाली है। उसने सक्सेसफुल होने के बाद कहा था, मैं रात को स्टोर में बैठा हुआ था और मैंने इंस्टेंटली डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी हार्ट और सोल इसमें डाल दूंगा, पर एक पिज्जा मैन बनकर ही दम लूंगा। टॉम जानता था कि ये आसान नहीं होगा। एक टाइम ऐसा भी आया कि उसे अपने स्टोर में ही रहना पड़ा। खाने के लिए उसके पास अपना ही पिज्जा था, वो भी रिजेक्टेड, जला हुआ। टॉम रात दिन अपने स्टोर में काम कर रहा था, स्लोली ही सही, पर वो प्रोग्रेस कर रहा था। जैसे ही वो $400 की वीकली सेल्स को हिट करता है, वो 2 एम्प्लॉय को तुरंत हायर कर लेता है। अब वो मार्केट रिसर्च करने लगता है। वो आसपास के सभी पिज्जा स्टोर से सैंपल कलेक्ट करता है और नोट्स बनाता है कि किस पिज्जा में क्या बैटर है। एक दिन वो बीच पर वॉक कर रहा था, जहाँ वो एक इटालियन पिज्जा स्टोर के मालिक से मिलता है। वो टॉम को अपनी पिज्जा सॉस टेस्ट कराता है। उसने इससे पहले कभी भी इतनी टेस्टी सॉस चखी नहीं थी। लकीली उस स्टोर के ओनर ने अपनी रेसिपी उसके साथ शेयर कर दी और टॉम को उसका पूरा प्रोसेस सिखाया। टॉम ने उसे अपने डोमिनिक पिज्जा स्टोर में इम्प्लीमेंट कर लिया। फिर क्या था, उसके पिज्जा पहले से ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस थे। उसके कस्टमर्स उसके पिज्जा के दीवाने हो गए और ये उसके बिजनेस का टर्निंग पॉइंट था। एक सॉस ने उसकी पूरी गेम को बदल डाला। जैसे ही उसकी सेल्स इंप्रूव होने लगी, टॉम ने सोचा क्यों ना दूसरा स्टोर ओपन कर लिया जाए। पर टॉम को एक ट्रस्ट वर्दी इंसान की जरूरत थी, जो उसके फर्स्ट डोमिनिक स्टोर को उतनी ही एफिशिएंसी के साथ रन कर पाए, जिससे वो अपने सेकंड स्टोर पर पूरा फोकस कर पाए। अच्छी बात ये थी कि टॉम को अपना नया पार्टनर मिलने वाला था, और बुरी खबर ये थी, टॉम का वो फ्यूचर पार्टनर टॉम के किए गए पूरे बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने वाला था। एक दिन टॉम सुबह के 3 बजे अपना काम खत्म करके निकल ही रहा था, तभी एंट्री होती है जिम गिलमोर की। टॉम उसे पहचान लेता है। ये वही आदमी होता है जिसने उस सिटी का बेस्ट नोन पिज्जा स्टोर ओपन किया था। दोनों एक्साइटिंगली पिज्जा बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। गिलमोर उसके सामने एडमिट भी कर लेता है कि वो 2 बार इस बिजनेस में बैंक करप्ट हो चुका है अपनी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स की वजह से, पर उसने कहा कि इस प्रॉब्लम से वो ओवरकम कर चुका है और वो अब फिर से पिज्जा की गेम में वापस आना चाहता है। टॉम, जिसे हर हाल में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना ही था, वो चांस लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो गिलमोर को कहता है कि मैं अपना सेकंड स्टोर भी ओपन करना चाहता हूँ, पर इसके लिए गिलमोर को उसका पहला स्टोर एफिशिएंटली रन करना होगा। गिलमोर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, इस कंडीशन के साथ कि वो उसका एंटायर बिजनेस में इक्वल पार्टनर होगा। टॉम, जिसे ईगरली हेल्प की जरूरत थी, वो एग्री कर देता है। डील ये भी थी कि गिलमोर को $500 देने होंगे इस 50% पार्टनरशिप के लिए। इंटरेस्टिंगली, गिलमोर के पास इतना भी फंड नहीं था, पर टॉम इतना डेस्परेट था कि उसने गिलमोर को कहा कि वो पैसे बाद में दे सकता है। मतलब ये कि उसने टॉम की हाफ कंपनी ओन कर ली, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और मैं आपको ये बता दूं, टॉम को उसके पैसे फ्यूचर में भी कभी नहीं मिले। टॉम खुश था कि वो अपना पूरा फोकस दूसरे स्टोर पर रख सकता है, लेकिन रियलिटी में ये
ये एक डिजास्टर था। गिलमोर के चार्ज लेते ही कुछ ही मंथ में सेल्स 1/3 रह जाती हैं और वो टॉम से रेगुलरली पैसे भी ले रहा था स्टोर को रन करने के लिए। टॉम, जिसका पूरा फोकस अपने दूसरे स्टोर को चलाने में था, वो रात दिन मेहनत कर रहा था स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाने में। 6 महीने बाद उसे रियलाइज हुआ कि गिलमोर ने उसके पिज्जा की क्वालिटी को बहुत गिरा दिया था और वो पैसे वेस्ट कर रहा था उन चीजों पर जिसकी जरूरत नहीं थी, जैसे स्टोर में पिनबॉल मशीन रखना, न्यू स्टाफ को हायर करना, कॉस्टली रॉ मटेरियल खरीदना। और टॉम को ये भी शक था कि वो जुए में पैसे बर्बाद कर रहा है। यहाँ टॉम बिना किसी ऑफ के हर दिन काम कर रहा था और यहाँ गिलमोर अपनी मर्जी से स्टोर को टाइम देता था। सच तो ये है कि गिलमोर टॉम का फायदा उठा रहा था। फाइनली टॉम इस पार्टनरशिप को खत्म करने का फैसला ले लेता है और इसके साथ गिलमोर टॉम से इतने पैसे मांगता है जितना वो डिजर्व भी नहीं करता था। पर लकीली इस बार टॉम को इतनी समझ थी कि उसने एक बड़ा लॉयर हायर कर लिया जिसने टॉम को इस डिजास्टर पार्टनरशिप से बाहर निकाल लिया। टॉम वापस काम पर लग जाता है, पिज्जा के नए फ्लेवर ऐड करता है, डिफरेंट सॉस बनाने पर एक्सपेरिमेंट करता है और इन सभी चीजों में वो इतना इंडल्ज था कि सुबह 4:30 बजे वो घर वापस जाता था। जितनी देर वो जगता सिर्फ काम करता। इतने चैलेंजेस के बीच में उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम वेट कर रही थी। टॉम अपना स्टोर क्लोज कर ही रहा था कि उसे एक कॉल आता है। तुम अपने स्टोर का नाम डोमिनिक नहीं रख सकते। अगर तुमने इसे नहीं हटाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन ले लूंगा। और ये कॉल होता है डोमिनिक डिवार्टी का। डिवार्टी जो उस वक्त सेम नेम यूज कर रहा था अपने दूसरे रेस्टोरेंट्स के लिए। उसका कहना था कि इसकी वजह से उसके कस्टमर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। टॉम के स्टोर का नाम चेंज ना करने पर डिवार्टी ने टॉम को अपने लॉयर से एक नोटिस भिजवा दिया। अब टॉम के पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसने अपने एरिया में डोमिनिक को एक वेल नोन ब्रांड बना लिया था। स्टोर का नाम बदलना उसके बिजनेस को हैम्पर कर सकता था। वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करता है जो टॉम के सरनेम को ही ब्रांड बनाने के लिए सजेस्ट करते हैं, जो था मोनेगन्स पिज्जा। टॉम को इस नाम में वाइब्स नहीं आती। इसके बाद एड एजेंसी उसे एडवाइस करती है कि वो डोमिनिक से मिलता जुलता ब्रांड नेम रखे क्योंकि कस्टमर्स को इस नेम की आदत है। दूसरा, उस टाइम लोग फोन बुक यूज किया करते थे किसी भी प्लेस को सर्च करने के लिए। अगर टॉम डोमिनिक जैसा नेम रखता तो लोगों को आसानी से उसका स्टोर का एड्रेस मिल जाता। टॉम ने अपने एम्प्लॉइज से कहा कि कोई नाम सजेस्ट करो। अगले 2 वीक्स तक सैकड़ों नाम सजेस्ट किए गए पर इसमें से कोई भी उन्हें सही नहीं लगा। अचानक एक दिन उसका डिलीवरी बॉय दरवाजा खोल के भागता हुआ आता है और चीख कर कहता है डोमिनोज। टॉम ये सुनकर एक्साइटेड होकर नाचने लगता है। दैट्स इट, मुझे अपना ब्रांड नेम मिल गया। और टॉम उसे इमीडिएटली फाइनल कर देता है और अब उसके स्टोर का नाम ऑफिशियली डोमिनिक से डोमिनोज हो जाता है। अब उसे एक लोगो चाहिए था। उसके लिए वो रेक्टेंगल शेप के डोमिनो को यूज करता है। उस वक्त उसके 3 स्टोर्स थे इसलिए वो 3 डॉट्स बना देता है उस लोगो में। उसका आइडिया था कि जब भी वो एक नया स्टोर ओपन करेगा एक डॉट लोगो में ऐड कर देगा। शायद उसे ये नहीं पता था कि फ्यूचर में उसके 1000 ऑफ स्टोर्स होंगे जो शायद लोगो में फिट हो ही नहीं सकते। एक नए ब्रांड नेम के साथ टॉम का बिजनेस और ऊंचाइयां छू रहा था। पर एक क्रिसमस इवनिंग पर टॉम का 50% स्टाफ छुट्टी कर लेता है जिसकी वजह से टॉम डिसाइड करता है कि वो अपने मेन्यू को कम करेगा इन नाइट आवर्स, जिससे कम स्टाफ भी ऑर्डर्स को इजीली मैनेज कर पाए। इंटरेस्टिंगली उसके लिए एक क्रूशियल डिसीजन था क्योंकि कम स्टाफ और लिमिटेड मेन्यू के साथ उस रात वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा था। टॉम को रियलाइज होता है कि सिंपल मेन्यू ज्यादा बिजनेस दे रहा है एक लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड मेन्यू के कंपैरिजन में। टॉम एक्साइटेड होता है। वो अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर स्टोर चला जाता है और वहां वो डेटा को देखकर हैरान हो जाता है। उसकी 80% सेल्स 12 इंच पिज्जा के ऑर्डर से आ रही थी। टॉम डिसाइड करता है कि अब वो सिर्फ 12 इंच पिज्जा ही बनाएंगे। अगर किसी को स्मॉल पिज्जा चाहिए तो उनके पास सिर्फ 12 इंच पिज्जा का ऑप्शन होगा और अगर किसी को उससे लार्ज पिज्जा चाहिए तो वो 12 इंच के मल्टीपल ऑर्डर कर सकेंगे। और इस तरह लेस प्रॉफिटेबल आइटम्स को अपने मेन्यू से हटाकर डोमिनोज अपनी सेल्स में बूस्ट देखता है। और उस दिन क्रिसमस पर स्टाफ की शॉर्टेज उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम करती है।
टॉम डोमिनोज के साथ एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था, जिसे इम्प्लीमेंट करने का करेज बिजनेस वर्ल्ड में इससे पहले किसी ने नहीं किया था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को भी नहीं पता था। वो हमेशा की तरह देर रात को अपनी टीम को बुलाता है और उन्हें सिट डाउन डाइनिंग को क्लोज करने के लिए अपना डिसीजन सुनाता है। सब चौंक जाते हैं और वो सवाल करते हैं कि अगर डाइनिंग अरेंजमेंट ही नहीं होगा तो कस्टमर हमारे पास आएगा ही क्यों। वो कहता है यही तो मैं चाहता हूँ कि कस्टमर हमारे पास नहीं, हम कस्टमर के पास जाएं। वो नेक्स्ट डे लाखों लीफलेट्स पूरे शहर में घर घर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और इस स्ट्रेटेजी से वो अपने स्टोर्स को कम स्पेस और मिनिमम स्टाफ के साथ ऑपरेट कर सकता था। और कुछ ही मंथ्स में उसकी ये स्ट्रेटेजी उसके लिए लाखों कस्टमर्स लेकर आ रही थी। उसका बिजनेस फ्लरिश हो रहा था, पर इसके साथ एक नई प्रॉब्लम भी जन्म ले रही थी। ड्यूरिंग डिलीवरी पिज्जा को हॉट और क्रिस्प रखना बहुत मुश्किल काम था। टॉम को एक ऐसा कोरुगेटेड बॉक्स चाहिए था जिसमें होल्स हो, ड्यूरेबल हो और साथ ही पिज्जा को गर्म रखने के लिए इंसुलेटेड हो। वो मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स को अप्रोच करता है और बॉक्स बनाने के लिए बोलता है, पर उसको सब मना कर देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो तुमसे बड़ी कंपनी पहले से इसे बना लेती। टॉम उन्हें कहता है, American technology is putting space satellites in orbit these days. And you are telling me that you can't punch a clean hole in a piece of cardboard? आखिर 3 महीनों बाद एक जिद्दी मैन्युफैक्चरर एक परफेक्ट बॉक्स लेकर टॉम के पास आता है। उस बॉक्स को देखकर टॉम को डोमिनोज का फ्यूचर साफ साफ दिखाई दे रहा था। टॉम के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। उसके एम्बिशंस बहुत बड़े थे। वो हर वीक एक नया स्टोर ओपन करना चाहता था। 1969 तक उसके पास 32 स्टोर्स थे, लेकिन उसके मैक्सिमम स्टोर्स लॉस में जा रहे थे और इस अनप्रॉफिटेबल स्टोर्स की वजह से उसकी कंपनी $1.5 मिलियन लॉस में जा चुकी थी। टॉम के ऊपर बैंक करप्सी फाइल करने का प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। चैलेंजेस जो उसे कभी भी हरा नहीं पाए थे, वो एक अजीब सा डिसीजन लेने का फैसला करता है। वो अब तक फ्रेंचाइजी ओनर से एक ह्यूज अपफ्रंट फीस चार्ज कर रहा था, लेकिन उसने अपने सिस्टम को चेंज करके फ्रेंचाइजी ओनर से कहा अब डोमिनोज स्टोर्स के लिए 0 अपफ्रंट फीस चार्ज करेगा, पर इस कंडीशन के साथ कि उन्हें 1 साल तक स्टोर्स को सक्सेसफुली मैनेज करके दिखाना होगा। बस क्या था, उसकी इस अनकन्वेंशनल अप्रोच से वो अगले 10 सालों में 32 स्टोर से 300 स्टोर तक पहुंच जाता है। लेकिन उसका कॉम्पिटिटर पिज्जा हट भी अपने डाइनिंग स्टोर्स को कन्वर्ट करके ओनली डिलीवरी मॉडल पर जा रहा था। एक फुल फ्लेज्ड पिज्जा वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। 1984 में डोमिनोज ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे आज भी करना लगभग नामुमकिन है। टॉम ने कॉम्पिटिटर्स की धज्जियां उड़ाने के लिए गारंटीड डिलीवरी इन 30 मिनट्स प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। अगर 30 मिनट्स में उसके कस्टमर को पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ तो वो पिज्जा उसके लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा। ये एक ऐसा स्टंट था जिसके लिए बिजनेस वर्ल्ड में उसका मजाक भी बनाया गया और उसकी बिजनेस सेंस को लेकर सवाल भी उठाए गए, पर डोमिनोज के स्टोर्स ने पहले दिन से ही छप्पर फाड़ सेल्स कर दी और इसके साथ ही डोमिनोज के 300 स्टोर से बढ़कर 5000 स्टोर्स हो गए, वो भी अगले 5 सालों में। लेकिन 1989 में जब एक 17 साल का डिलीवरी बॉय कार एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसकी 30 मिनट गारंटीड डिलीवरी पर सवाल उठाए गए। ये न्यूज़पेपर की फर्स्ट हेडलाइन बन जाती है। बाद में रिवील होता है कि ये एक्सीडेंट तो आए दिन होते रहते हैं और रीजन होता है 30 मिनट गारंटीड डिलीवरी। और डिफरेंट केसेस में डोमिनोज $32 मिलियन की सेटलमेंट कर चुका होता है। फाइनली यूएस में इस सर्विस को बैन कर दिया गया, पर इंडिया जैसी कंट्रीज में ये आज भी अवेलेबल है। और कंट्रोवर्सी यहाँ खत्म नहीं होती। 2009 में डोमिनोज के 2 एम्प्लॉइज ने 5 वीडियोस की एक सीरीज बनाई जिसे नाम दिया गया डिस्गस्टिंग डोमिनोज पीपल। इसमें दिखाया गया कि पिज्जा पर छींकना किचन में एक आम बात होती है। ये वीडियो यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज के साथ वायरल हो जाती है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रही होती है, जिसकी वजह से ये एक हॉट न्यूज बन जाती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग उसके 65% कस्टमर्स डोमिनोज की जगह दूसरे पिज्जा स्टोर्स को प्रेफर कर रहे थे। लेकिन जल्दी ही डोमिनोज ने इस सब से खुद को बाहर निकाल लिया। आज डोमिनोज के पूरी दुनिया में 21,700 स्टोर्स हैं, जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन बनाती है।